पिछली दफ़ा के सीज़न से बहुत ज़्यादा, लेकिन बदकिस्मती से 2.5 महीने पहले ये जो हुकूमत है और इसके जो सारे माशाल्लाह वज़रा है वो इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाने में मसरूफ थे। वो डॉक्टर शहबाज गिल को अगवा करके उनको टॉर्चर करने के मंसूबे बना रहे थे। वो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर केसेस करने के मंसूबे जो हैं वो उस वक्त बना रहे थे। और वो इन एक्टिविटीज में मसरूफ थे कि किस तरीके से इमरान खान को सियासत से बाहर किया जाए। ये जो तरजीहात थी हुकूमत की, और वो इन एक्टिविटीज में मसरूफ थे कि किस तरीके से इमरान खान को सियासत से बाहर किया जाए। ये जो तरजीहात थी हुकूमत की, उसके नतीजे में आज पाकिस्तान को इस एक अजीम तबाही का सामना है। और ये अजीम तबाही कतई तौर पे ना होती अगर आज से 2.5 महीने पहले हुकूमत वो इक़दाम करती जिसके नतीजे में ये सैलाब की जो मामला है वो रुक सकता था। आपने देखा कि किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमतों ने किस तरीके से अपने अवाम को रिस्पॉन्ड किया। अगर 4 सदा के ऊपर जो बंद है वो ना हमने बनाया होता तो आज 4 सदा का जो शहर है उसको बहुत नुकसान होता। नौशहरा में अगर परवेज खट्टक ने वो बंद ना बनाए होते तो नौशहरा शहर जो है उसको बहुत नुकसान होता। इसी तरह सवात में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था अगर वो ना होता तो इसको बड़ा नुकसान होता। इसी तरीके से जो तौनसा शहर है उसमें अगर उस्मान बुज़दार साहब ने वो वहाँ पे जो बंद है वो ना बांधा होता तो नुकसान जो था वो बहुत ज़्यादा होना था। लेकिन इन इक़दामात की वजह से आज ये तमाम बड़े शहर जो हैं ये इनकी बचत हो गई, ये बच गए। लेकिन ओवरऑल जो तबाही हुई है, जिस तरह हमने सिंध में देखा है, जिस तरह हमने बलूचिस्तान में देखा है, वो इसलिए हुई है कि आपने वहाँ पर जो 3 काम करने हैं वो नहीं हुए। ये जो सैलाब आते हैं इनकी बुनियादी वजह क्या है? इनकी बुनियादी वजह है कि आपने डैम्स नहीं बनाए, आपने ड्रेन का इंतजाम नहीं किया और आपने क्लाइमेट चेंज से निपटने का आपका मंसूबा नहीं हुआ। आज सिर्फ पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई शख्स बात करता है तो इमरान खान है। आज पाकिस्तान के अंदर अगर 10 बिलियन ट्री सुनामी, आपने दरख्त उगाने की बात ही इमरान खान के अलावा किसी से नहीं सुनी। आपने डैम बनाने की बात ही इमरान खान के अलावा किसी से नहीं सुनी। इसी तरह से हमने जो कराची में काम किया था, अली जैदी ने, पीटीआई ने जो काम किया था जिसके नतीजे में ड्रेन्स खोले थे, ये पूरे सूबों में होना चाहिए था। अगर सिंध में ड्रेन्स खुले होते ये तबाही ना होती। और फिर आप क्या कर रहे हैं कि जो वहाँ की जो लीडरशिप है वो अपनी ज़मीनें बचाने के लिए उनसे ड्रेन जो है वो अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए आबादी की तरफ मोड़ रहे हैं, तो ये सारी तबाही हुई। भारत इस वक्त हमारा जो मतमा नज़र है वो ये है कि रात को हम 7 बजे ये जो फ़ोन लाइन्स हैं ये ओपन हो जाएंगी। 7 बजे ये फ़ोन लाइन्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे, नंबर्स सोशल मीडिया के ऊपर। तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है, कतई नज़र के वो किसी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बढ़ चढ़ कर इन अकाउंट्स में जो है वो पैसे दें। दूसरी तरफ मैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि पीटीआई के किसी भी लोकल तंजीम को ये इजाज़त नहीं है पीटीआई की तरफ से कि वो जो चंदा महम वगैरह शुरू करे। लिहाजा पीटीआई के तमाम कोई वर्कर्स ने अगर नीचे कैंप शुरू किए हुए हैं उनसे मैं कहता हूं कि वो फौरी तौर के ऊपर इस टेलीथॉन में वो जमा करवाएं और अपने कैंप्स जो हैं उनको बंद किया जाए। और चंदा लेना, स्पेशली जो पैसे लेने हैं, वो किसी तौर के ऊपर भी उसकी लीडरशिप ने इजाज़त नहीं दी हुई। ये दोनों अकाउंट जो हैं ये गवर्नमेंट के अकाउंट हैं। अगरचे ये केपी और पंजाब के दो खैबर बैंक और पंजाब बैंक जो है वो इसको हमें स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन जो टेलीथॉन हो रहा है वो पूरे मुल्क के लिए हो रहा है। लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान में जो तबाही हुई है, सिंध में जो तबाही हुई है, बलूचिस्तान में जो तबाही हुई है, हम उनकी हुकूमतों के साथ मिलके इसमें जो है वो काम करेंगे। वफाकी हुकूमत के साथ जो है वो मिलके उसमें जो है वो काम करेंगे। लेकिन असल जो हमारा मसला नज़र है वो ये है कि किस तरीके से फौरी तौर के ऊपर लोगों को क्या रिलीफ जो है वो दी जा सकती है। और उसके लिए मेरी अपील ये होगी, आज मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आज़ादी इजहार के ऊपर
جو ایک بین لگایا گیا تھا عمران خان کی اسپیچز کے اوپر، اس کو آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے اس کو معطل کر دیا پیمرا کے فیصلے کو، اور انشاءاللہ اب یہ زیادہ تر جو ہمارے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ہیں ان کے اوپر بھی یہ ٹیلی تھون جو ہے وہ ہو رہی ہوگی۔ 500 کے لگ بھگ جو ڈیجیٹل ہمارے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر یہ ٹیلی تھون ہو رہی ہوگی، اور پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اس فنڈ ریزنگ میں شرکت کریں گے، اور انشاءاللہ جس طرح سے عمران خان نے پہلے ایک بہت بڑے فنڈ جو ہیں وہ جمع کیے ہیں اور پاکستان کے غریب ترین لوگوں کی اس سے مدد ہوئی ہے، اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اس کے اوپر بھی یہ کام جو ہے وہ انشاءاللہ کریں گے۔ اب آئیے اس معاملے کی طرف جو آج میں بھی دیکھ رہا تھا مفتاح اسماعیل صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتاح صاحب جو ہیں وہ ایکسپلین کریں، اور یہ حکومت ایکسپلین کرے کہ انٹیلیجنس بیورو نے کس قانون کے تحت فون ٹیپنگ کی۔ فون ٹیپ کرنا ایک پاکستان میں رواج ہی بن گیا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ عدالتیں ہوں اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں وہ بے بس ہیں ایجنسیز کی اس ٹرانسگریشن کے آگے۔ ججز کے فون ٹیپ ہو رہے ہوئے ہیں، ہمارے اعلیٰ ترین جو اہلکار ہیں ان کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پرائیویسی لا ہے ہی نہیں، حالانکہ آرٹیکل 14 جو ہے پاکستان کے آئین کا وہ رائٹ ٹو پرائیویسی دیتا ہے، آرٹیکل 9 ہے، 10 ہے، 14 ہے، یہ تمام آرٹیکل ہماری جو پرائیویسی ہے اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو گفتگو لیک ہوئی ہے، اگرچہ اس میں کچھ ٹوٹے جوڑے گئے ہیں، 100% گفتگو اس طرح سے نہیں ہوئی، اس کے باوجود اس کا جو بنیادی نقطہ ہے اس سے ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ جو بنیادی نقطہ اٹھایا ہے شوکت ترین نے، محسن لغاری نے اور جھگڑا نے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا جب تک آئی ایم ایف کا فل ڈسکلوجر نہیں ہوگا اس وقت سے پہلے ہم اس وقت آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا کے انہوں نے ہماری کمر توڑ دی، نہ انہوں نے آئل پرائسز کو نیگوشیٹ کیا پراپرلی، نہ انہوں نے بجلی کے پراپرلی نیگوشیٹ کیا۔ بجلی کے بل دینا آج عام آدمی کے لیے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، سفید پوش آدمی بجلی کا بل دے ہی نہیں پا رہا۔ تیل کی قیمتوں میں انہوں نے اندھوں کی طرح اضافہ کیا ہے، تیل کی قیمتیں عام آدمی کے بس سے باہر ہو گئی ہیں، اور ہر چیز یہ کہہ دینا کہ نہیں آئی ایم ایف کہہ رہا تھا تو اس لیے ہمیں کرنا پڑا، یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ اس طرح سے معیشت نہیں چلتی۔ اگر آپ نے ساری معیشت اس طرح سے چلانی ہے کہ آپ کے جو مڈل کلاس ہے اس کی کمر ہی ٹوٹ جائے، وہ کھڑی نہ ہو سکے، قیمتوں میں اتنی کمی ہو جائے، اتنی زیادہ اضافہ ہو جائے۔ آپ کی سبزیاں اس وقت دیکھیں کدھر چلی گئی ہیں، سبزیوں کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہمارا کچن جو ہے وہ لوگوں کے بند ہونا شروع ہو گئے۔ بے روزگاری آپ کی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، آپ کے لیے اس وقت فیکٹریاں چلانا ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کی جو اس وقت فیکٹریوں کے حالات ہیں ان میں انرجی پرائسز اتنی مہنگی ہیں کہ وہ اس وقت فیکٹری چل ہی نہیں پا رہی۔ لہذا آپ فیکٹریاں بند کر کے معیشت کیسے چلائیں گے؟ صرف قرضے کے اوپر معیشت نہیں چلتی۔ بالکل واضح بات ہے، ہم اس وقت جو صوبے ہیں ہمارے وہ اس وقت سیلاب سے تباہی ہو گئی ہے۔ پچھلی دفعہ جب کرونا آیا تھا تو عمران خان نے بات کی تھی آئی ایم ایف کے ہیڈ سے اور کنسیشنز لی تھی۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں ان سے کہ آپ یہ بات کریں ان سے کہ سیلاب کی ان تباہ کاریوں کے ساتھ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم یہ سرپلس دے سکیں۔ اگر یہ غداری ہے، اگر پاکستان کے عوام کو ریلیف دینا غداری ہے، یہ تحریک انصاف کی کرتی رہے گی، ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ نے غریبوں کی کمر توڑ دی ہے اور اس کے اوپر آپ انسسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ہر صورت میں ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو اسی طرح سے ہی وہ جو ہے وہ لے کے جانا ہے۔ آپ اس طرح لے کے نہیں جا سکتے، آپ کو صوبوں کی ریزرویشن کو سامنے رکھنا ہوگا۔ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا اس وقت کہ آپ تیمور جھگڑا کے ساتھ اور پنجاب کے فائنانس منسٹر کے ساتھ بات چیت کر سکیں، اور مفتاح اسماعیل صاحب کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر ہم سے زیادہ تو نون لیگ کے اپنے لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ آپ عابد شیر علی کی پریس کانفرنس دیکھیں، آپ حنیف عباسی کی پریس کانفرنس دیکھیں، خود نواز شریف صاحب نے جو سہیل وڑائے صاحب کے ساتھ گفتگو کی وہ اب آپ کے سامنے ہے۔ تو مفتاح اسماعیل تو اس وقت مجھے یوں لگ رہا ہے کہ صرف پی ٹی آئی کی جو تنقید کا معاملہ نہیں ہے، وہ تو اپنی پارٹی میں شدید تنقید کا اس وقت سامنا، وہ کس منہ سے جو ہے وہ اس وقت شوکت ترین کو اور جھگڑا کو اور ان باقی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اس وقت تانے دے رہے ہیں ان کو؟ آپ کی تو اپنی پارٹی میں آپ کی کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے عوام کی جو ریزرویشنز ہیں جن کا اظہار اس فون کال میں ہوا ہے یہ بالکل درست ہے۔ ہمارے نزدیک پاکستان کی جو ریاست ہے اس کا
जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान के लोगों से जुड़ा हुआ है। ये रियासत कोई ड्राइंग रूमों में बैठे हुए चंद लोगों का नाम नहीं है, इन 22 करोड़ लोगों का नाम है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में, और इन 22 करोड़ लोगों का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करना, उनकी हिफाजत करना हमारी पीटीआई की जिम्मेदारी है। हम सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठे हुए 50 लोग या 60 या 70 लोगों के जिम्मेदार नहीं हैं, जिनकी जायदादें यहाँ पे नहीं हैं, जिनका कोई बिजनेस यहाँ पे नहीं है, किसी ने लंदन में अपार्टमेंट्स लिए हुए हैं, कोई दुबई में बैठा हुआ है, कोई किधर बैठा हुआ है, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी पाकिस्तान के अवाम है और हमने उनके लिए हर वो कदम उठाना है जो पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट में होगा। पाकिस्तान के अवाम में के इंटरेस्ट में ये है कि IMF का फुल डिस्क्लोजर हो, और नंबर 2 जो सैलाब की तबाहकारियां हुई हैं उसके बाद सरप्लस का मामला जो है वो दोबारा हमसे तय किया जाए, इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये टेलीथॉन में जो मामला आएगा, और फिर मैं आपको एक और बात भी बता दूं, पाकिस्तान का बहरान खालिस्तान इकनॉमिक नहीं है। कोई भी हुकूमत जो इस हालत में हो, अब मिफ्ता इस्माइल मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी का उस पर कोई एतमाद नहीं है, अपोजिशन का उस पर कोई एतमाद नहीं है, रिप्रेजेंट वो पाकिस्तान को कर रहा है। इस तरह तो नहीं होता। आपकी जब तक पोजीशन नहीं है आप नहीं उसको जो है वो कर सकते, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट आप नहीं कर सकते। लिहाजा बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर मिफ्ता इस्माइल की जगह मैं होता या कोई भी और आदमी होता, वो उसने अपनी पार्टी की तनकीद के बाद रिजाइन कर देना चाहिए था और कहना चाहिए जिस बंदे को लगाना चाहते हैं आप लगा लें। अब आपके ऊपर ना अपोजिशन का एतमाद है ना आपकी अपनी पार्टी का एतमाद है, लेकिन आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी मैं करूंगा, ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो तैमूर झगड़ा ने और मोहसन ने जो पॉइंट्स उठाए हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि आप उनका जवाब दें। जवाब देंगे हम आपका साथ देंगे, जवाब नहीं देंगे हम समझेंगे पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ है, हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। शुक्रिया। सर ये बताइएगा, आज तैमूर झगड़ा साहब ने तो अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सप्लेन किए सारे मामले को जिसका आपने जिक्र किया, क्या पार्टी की क़यादत ने शौकत तरीन को भी हिदायत की है कि वो सारे मामले पर कोई वजाहत दें कि ये सारा मामला बेसिकली कॉल का था क्योंकि इसके ऊपर बाकायदा ट्रांसमिशन हुई है। एक तो ये बता दें, दूसरा सर अभी जिस तरह कुछ ही माह पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट का हक जो है वो बाकायदा इसी ऐवान में उसे छीना गया और अब दोबारा हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ मदद के लिए देख रहे हैं, तो क्या ये ज्यादती नहीं है उनके साथ कि हम उन्हें वोट का हक नहीं देते लेकिन हर मुश्किल में हम देंगे? पहली बात तो है कि स्पेशल ट्रांसमिशन तो आज पीटीआई सांस ले तो उसकी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। आरफ हमीद भट्टी साहब ने कहा था कि अब तो सहाफत प्रेस रिलीज की सहाफत रह गई है, और उन्होंने खुद ही कहा कि अब तो हमें आता है कि ये पढ़ के बोल दें, हम पढ़ के बोल देते हैं। आज आप देखें कि मैं तो हैरान हूँ, सदफ अब्दुल जब्बार जैसी लड़की जो है उसके ऊपर उन्होंने उसको जो है वो गिल के केस में नॉमिनेट कर दिया। अब न्यूज़ कास्टर का क्या कसूर है कि आप उसको जो है वो उसमें जो है वो गद्दारी के केस और म्यूटनी के केस में डाल रहे हैं। अमार यूसुफ को डाल दिया, ARY को आपने बंद कर दिया। पाकिस्तान में इस वक्त तो इंडिपेंडेंट तो जो टीवी रह गए हैं वो बेचारे बताइए आप लोगों को क्या हालात चल रहे हैं। तो स्पेशल ट्रांसमिशन तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही तरह के सहाफ़ी, एक ही तरह के सवाल, एक ही तरह के ग्रुप, कोई डाइवर्सिटी तो है ही नहीं, किसी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू तो जो है उसमें आता ही नहीं है। तो सहाफ़त का तो इस वक्त हाल वैसे ही बड़ा पतला है। तो दूसरी बात यह है कि शौकत तरीन साहब जो हैं उन्होंने जो आज तैमूर ने और असद उमर साहब ने एक्सप्लेन कर दी है, तरीन साहब की जरूरत होगी तो वो भी इधर ही हैं, मीडिया पे आते रहते हैं। बात भाई ये बता दें कि जिस तरीके से आज उन्होंने कहा कि एक्सप्लाइट करने की कोशिश की गई है, एक बयानिया दोबारा मैंने कोशिश की कि शायद फौज के और पीटीआई के जो ताल्लुकात कहा जा रहा है कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं उसको दोबारा खराब करने की साजिश नहीं आप देख रहे हैं कि मामला दोबारा खराब करने की कोशिश की जा रही है? पाकिस्तान में अहम बात यह है कि अवाम के ताल्लुकात और पीटीआई के ताल्लुकात जो है वो सही रहने चाहिए, वो ये ताल्लुकात नहीं तोड़ पा रहे। बाकी सारे ताल्लुकात ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनका फर्क नहीं पड़ता। अवाम से ताल्लुकात जो है वो मजबूत रिश्ते के ऊपर कायम है। अवाम आज भी समझती है कि एक ही लीडर है पाकिस्तान में जिसके ऊपर एतमाद किया जा सकता है, वो इमरान खान है, और पूरी अवाम इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़ी है, उसके बयानिए के साथ खड़ी है। आपने कहा कि टैपिंग हुई और ये गलत बात है, इसकी बात को ज्यादा अहमियत दीजिए क्योंकि इमरान खान साहब कहते रहे कि मुल्क से गद्दारी जब सियासतदान करते रहे तो उनकी फोन टैपिंग होती रही है और वो इसको डिफेंड करते रहे। क्या आपको माना जाएगा इमरान खान? ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। इमरान खान ने यह कहा था कि जो फोन टैपिंग होती है कि जहाँ पर आपके मुल्क के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, लेकिन फेयर ट्रायल एक्ट में अगर आप उठा के देखेंगे उसमें तरीकाकार दर्ज है कि फोन टैपिंग कैसे होनी है। जाहिर है आप कानूनी फोन टैपिंग जो है वो एक अलहदा मामला है, उसको बिल्कुल ही जो है वो जोड़ना वो तो ठीक है।